नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चंस रिपीट आते हैं कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत कैसे होती है। तब मेरे पास जो भी कॉल्स आते हैं या जो भी मैसेज आते हैं, उनको अभी तक ये पता ही नहीं कि सोसाइटी उनके एरिया में है या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने बार बार बताया, सर्कुलर 169 एसआरए के सर्कुलर 169 के हिसाब से कुछ लोग, झोपड़पट्टी के लोग एक साथ आते हैं और एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। वो सोसाइटी प्रपोज्ड ही होती है, उस चीज़ को एसआरए में प्रपोजल के लिए नहीं डाला जाता है। बस एक सोसाइटी का नाम बना के वे लोगों की सहमति इकट्ठा करते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि जो 70% सहमति थी, अभी वो 51% कर दी गई है। और वो सहमति होने के बाद जो सोसाइटी होती है वो सक्षम प्राधिकारी को एप्लीकेशन करती है कि हमारे एरिया में लोग सहमत हैं और एनेक्शल 2 बनाने का काम करें, ताकि हमारे जो एरिया है, हमारा जो भी क्षेत्र है, उसका हम विकास कर सकें और लोगों को सरकारी योजना के तहत उनको लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को करते समय जब ये चीज़ आती है तो वो अपने प्रस्ताव को एसआरए में पुटअप करते हैं कि भाई ये हमारी सोसाइटी है और इस सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो उनको प्रपोज सोसाइटी के हिसाब से, जिसको नियोजित सोसाइटी बोलते हैं, उस हिसाब से वो कार्यभार चलाते हैं। अब उनका कार्यभार चलाने का कारण ये है कि मतलब उनका जो चलाने का है, कार्यकाल चलाने का तरीका ये है कि जो भी प्रपोज सोसाइटियाँ रहेगी उनको साल में 15 सितंबर के पहले उनको एक मीटिंग लेनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग में लोगों को डेवलपमेंट के विषय में समझाया जाएगा और उसके अंदर जो सोसाइटी रजिस्टर्ड करना है तो सोसाइटी का क्या नाम होना चाहिए, उस नाम के विषय में चर्चा होगी। और उस मीटिंग के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसकी एक, जैसे ठहराव बोलते हैं, रेजुलेशन, वैसे ठहराव बनाया जाएगा। उसका जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को एसआरए के ऑफिस में, मतलब एआर के पास सहकार कक्ष में दिया जाएगा कि हमारे यहाँ पे ये मीटिंग हुई और इन लोगों ने, इतने लोग सहमत थे। तो ये प्रक्रिया उनको पूरी करनी पड़ती है और साल भर में एजीएम लेना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी नियोजित संस्थाएं हैं। अब नियोजित संस्थाओं का मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि नियोजित संस्थाएं जो भी है उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई या प्रक्रिया नहीं चला सकते आप, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, आप अगर जो भी प्रपोज सोसाइटियाँ हैं आपके यहाँ पे, तो आप अगर उनसे नाराज़ हैं या वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी भागीदारी यानी अपनी मेजोरिटी बढ़ाइए, बहुमत बढ़ाइए और बहुमत बढ़ा के आप वहाँ पे एआर के यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव के लिए पुटअप कीजिए कि भाई हम इतने लोग हैं यहाँ पे और हम इस सोसाइटी के कार्य से खुश नहीं हैं और इसको सर्कुलर 169 की हिसाब से इस कमेटी को बर्खास्त करके इलेक्शन लिया जाए। तो ये प्रस्ताव आपका मान्य होगा।
लेकिन आपकी बहुमत होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मोर देन 50% आपकी बहुमत होनी चाहिए। अब ये तो चीज़ होगी सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी गलत काम कर रही तो वो, अब जो सोसाइटी है वो सोसाइटी का आगे का काम ये है कि वो सोसाइटी है लोगों से मीटिंग लेगी और एनेक्शल 2 बनाने के लिए एप्लीकेशन करेगी। एनेक्शल 2 का काम शुरुआत होगा और एनेक्शल 2 के काम पूर्ण होने के बाद जो भी सोसाइटी है, जैसे मैंने कहा कि उनका जो भी है वो उसका नाम वगैरह रिजर्वेशन करने के लिए आवेदन करेंगे। और एनेक्शल 2 बनने के बाद जैसे एनेक्शल 2 आपका निर्गमित होता है, जारी हो जाता है, तो उस सोसाइटी को इलेक्शन लेना होगा। अब वो इलेक्शन के अंदर गुप्त मतदान है या मेजोरिटी दिखा के हाथ उठा के भी जो से एजीएम ले जाता है उस तरह से होता है, या गुप्त मतदान रखा जाता है, तो उस तरह से है। तो आपको जो भी लगे वो हिसाब से आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो उसमें आपकी सोसाइटी का इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन होने के समय जो सोसाइटी के जो एआर डिपार्टमेंट की जो प्रतिनिधि हैं वो मेन इलेक्शन ऑफिसर होंगे। वहाँ पे जो भी ऑफिसर को वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी उन्हें इलेक्शन ऑफिसर कहा जाएगा। उनकी ही देख रेख में ये इलेक्शन किया जाएगा। और वो सभा होने के बाद आपका जो भी चीज़ है वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके अंदर एआर डिपार्टमेंट ही परमिशन देगी, क्योंकि उसकी सोसाइटी का जो भी रजिस्ट्रेशन है एआर डिपार्टमेंट यानी सहायक निबंधक के यहाँ से ही होगा। अब ये चीज़ें जो दोस्तों मैंने बार बार आपको समझाया हूँ, बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है, फ़ोन भी करते हैं कि हमारे यहाँ बायोमेट्रिक हो रही है। बायोमेट्रिक दोस्तों, बायोमेट्रिक मैंने पहले ही कहा है, बायोमेट्रिक अगर सही ढंग से हो रहा है तो बायोमेट्रिक कीजिए, क्योंकि वो आपके झोपड़ों की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा एक मेजर्स है, आपके लिए लाभदायक है। आप उसके अंदर सबसे पहले तो आप अपनी पात्रता सुनिश्चित करिए। अगर बायोमेट्रिक हो रहा है तो आप बायोमेट्रिक को सपोर्ट कीजिए, आपके डॉक्यूमेंट दीजिए। और डॉक्यूमेंट में नहीं, मैंने आपको बताया कि उसमें अंदर बायोमेट्रिक का रूल में कोई डेवलपर का कंसेंट भरना वगैरह उसमें रूल में आता ही नहीं है। आपको मात्र इतना करना है, जो जोड़पत्र 3 और 4 16 मई 2015 का और 16 मई 2018 का जो कैटेगरी मैंने बताया, उस कैटेगरी हिसाब से आपको वो फॉर्म भरना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करना है और उस अधिकारी को देना है। अधिकारी उस जो भी डॉक्यूमेंट लेगा उसकी एक कॉपी पे आपको स्टैम्प मार के सिग्नेचर मार के देगा, क्योंकि ये रूल है। और जोड़पत्र 3, 4 के भी नीचे दिखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि जो भी अधिकारी इसको लेगा तो इसकी एक प्रति स्टैम्प मार के सिग्नेचर करके अप्लीकेंट को देगा। तो ये उसका नियम है। और एक्चुअल में अगर बायोमेट्रिक होता है तो बायोमेट्रिक जैसे ही क्लियरेंस होता है टैब द्वारा, जीआईएस मैपिंग वगैरह जब होती है, टैब पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन किए जाते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आपका मोबाइल और आधार कार्ड सब उससे लिंक किया जाता है। आपका मोबाइल, आधार कार्ड सब लिंक किया जाता है। आपके फैमिली फ़ोटोज़ होते हैं, घर के फ़ोटोज़ होते हैं, और बाकी जो भी जीआईएस मैपिंग के अंदर 360 डिग्री से मैंने बार बार बता चुका वो चीज़ होती है। और वो मैसेज आने के बाद वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो SRA के डेटा सेंटर में ले जाते हैं और वहाँ पे उसको अपलोडिंग की जाती है। मुझे कल से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर एक जन का करना हो तो मुझे लगता है आधे से 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता होगा। अगर सर्वर डाउन भी है तो 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा या 1 दिन लगेगा। लेकिन वहाँ पे आपकी पूरी एरिया का जो भी है
वो एक साथ किया जाता है, एक एक करके नंबरिंग वाइज से किया जाता है, ताकि किसी की डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ नहीं हो। उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन बायोमेट्रिक की जो रूल्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उस हिसाब से बायोमेट्रिक होती ही नहीं है। जब भी बायोमेट्रिक करने के लिए लोग आएंगे तो वो कहेंगे हमारा सर्वर डाउन है, और मोस्टली यही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि सर्वर डाउन है। तो सर, अगर आपके सर्वर्स इतने डाउन हो रहे तो आपको सरकार को इस बारे में सूचना देनी चाहिए कि भाई जो भी इक्विपमेंट है उसके सर्वर के लिए कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि इसमें अफरा तफरी का माहौल हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल इन द सेंस, लोगों में घबराहट हो रही है कि क्या ये मेरे डॉक्यूमेंट ले जाके इसका मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। कि दोस्तों, सरकार को भी समझना चाहिए कि सरकार के द्वारा ही लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आते हैं, बैंक द्वारा भी आता है कि आपके जो भी निजी डॉक्यूमेंट है वो किसी को ना दें, और उसके बाद ये लोग आते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट दें, जमा करें। तो लोगों में डर का माहौल पैदा होता है। तो उस डर को निकालने के लिए जो भी कानून है उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से किया जाए, और सर्वर अगर डाउन रहता है आपका तो सरकार से निवेदन करें, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। सरकार के पास बहुत सारी तंत्र प्रणालियाँ हैं, वो कर सकती है। तो आप निवेदन करें। आप सरकार को क्यों नहीं बताते? आप झोपड़ीदारों को क्यों बोलते बार बार कि हमारा सर्वर डाउन है? क्योंकि जो नियम है उस हिसाब से होना चाहिए। और ये हकीकत बात है, जो मेरे सब्सक्राइबर बार बार बोल रहे हैं कि 6 महीने हो गए लेकिन आज तक मेरे मोबाइल में मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों, ये चीज़ खाली उनकी नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनका साल भर पहले बायोमेट्रिक हो गया लेकिन किसी के मोबाइल में मैसेज नहीं आया, उनका लिंक उन्हें नहीं दिया गया है, वो सैटेलाइट पे डेटा सेंटर से अपलोड किया गया या नहीं किया गया, कुछ भी पता नहीं है। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो भी डिपार्टमेंट है, बायोमेट्रिक का डिपार्टमेंट जो भी है, उनको सोचना चाहिए कि उनको अधिकारियों को बताना चाहिए कि भाई जो लोग हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स, उनके मन में शंकाएं हैं, उसको दूर करिए। और अगर आपने बायोमेट्रिक के बारे में ये बताया है सरकार ने कि भाई इस चीज़ से आपको जीएस मैपिंग होगी, आप इंटरनेट पे आप सैटेलाइट से इसको देख सकते हैं, तो वो चीज़ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो रही है। जहाँ तक मुझे क्वेश्चंस आते हैं और मैं जितना जानता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा कि भाई मेरे मोबाइल पे मेरा झोपड़ा 360 डिग्री में दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो चीज़ सरकार को भी समझनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप अपना जो भी है पहले पात्रता क्लियर कीजिए। मैं यहाँ पे बैठ के बिल्डर की या सरकार की इसकी नीति के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी सुरक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम्स होते हैं कि यदि आप अपात्र हो तो आपको सोसाइटी में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ना सोसाइटी की मीटिंग में आपको जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ नॉन मेंबर, जो अपात्र व्यक्ति या नॉन मेंबर या आउटसाइडर्स हैं, उनको जाने का अधिकार ही नहीं है उस मीटिंग में। ये कानून बताता है। तो दोस्तों, आपको उस चीज़ में अपने आप की प्राथमिकता पहले रखना है, और उस चीज़ में अगर पात्र होते हैं तो आपके पास एक अधिकार आएगा कि आप जब भी मीटिंग होगी आप अपनी आवाज़ अपने लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों की जागरूकता कर सकते हैं मीटिंग द्वारा कि आखिर ये जो संस्थाएं हैं, जो भी नई कार्यकारिणी मंडल है, वो काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या काम किया उसका ब्यौरा आप ले सकते हो यदि आप पात्र हो तो। और उस मीटिंग में आपको बोलने का पूरा अधिकार मिलेगा, आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। और रेजुलेशन में भी आपका डालना पड़ेगा कि आपने क्या प्रस्ताव रखा है या आपने क्या सवाल पूछा है, और रेजुलेशन में आता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। पात्रता अगर सुनिश्चित नहीं करेंगे तो आपके लिए आने वाले समय में तकलीफ होगी। इसलिए सबसे पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, उसके बाद जब ये डिपार्टमेंट में प्रस्ताव डाला जाएगा रजिस्ट्रेशन का, तो डिपार्टमेंट इस पर विचार करेगा और उनके कार्यकाल के समय में ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले सर्कुलर में बताया था कि
जो भी संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन कब तक होना चाहिए, मैंने आपको समझाया था। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद सोसाइटी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, और जैसे ही सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी तो सोसाइटी को फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन करना पड़ेगा। रजिस्टर से 1 महीने के अंदर उसको इलेक्शन कराना पड़ेगा, क्योंकि जब सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड होने के बाद उसके जो कमिटीज़ है उनका इलेक्शन होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन होगा तो इलेक्शन होगा, और ये सब चीज़ें ये उसके नियम्स है, और ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए झोपड़पट्टी की लड़ाई हर लोग बोलते बिल्डर गलत कर रहा है, बिल्डर गलत कर रहा है, बिल्डर गलत कर रहा है। जहाँ देखो एक ही आवाज़ आती है, लेकिन मैं बोलूँगा बिल्डर नहीं गलत कर रहा है, आपके लोग गलत कर रहे हैं, आपके जो साथ वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। कैसे? अब मुझे बताइए, आपने जिन लोगों को चुन के कमेटी में बैठाया, उस कमेटी के लोग आपके हैं, वो आपके मेंबर्स हैं, उनको आपने एक जिम्मेदारी दी। अब उस जिम्मेदारी को छोड़ के वो अगर डेवलपर का साथ दे रहे हैं तो गलती किसकी? भाई डेवलपर तो लालच देगा, स्वाभाविक है, किसी को भी देगा। लालच का मतलब ये नहीं कि अपने लोगों को छोड़ देना, अपने लोगों का भला करने के बाद भी आप 2 पैसे कमाइए ना। लेकिन यहाँ होता उल्टा दोस्तों, यहाँ जो सोसाइटी की जो मेंबर्स होते, कार्यकारिणी मंडल्स होते हैं, वो डेवलपर से पैसे पगार लेते हैं, वो डेवलपर से पगार लेते हैं। अब जो व्यक्ति अगर किसी को पगार देता है तो पगार लेने वाला आदमी अपने मालिक के खिलाफ कोई बोल सकता है या उसके खिलाफ कुछ कर सकता है क्या? नहीं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए आपको। इसीलिए कहता हूँ, अगर आप पात्र रहेंगे, आप अपने लोगों को जागरूक करिए और एक निष्पक्ष कमेटी लेके आइए जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचे। बिल्डर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। बिल्डर का और सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो भी उनकी स्कीम्स हैं, उस स्कीम के हर कदम पे सोसाइटी के एनओसी की ज़रूरत होती है। जहाँ पे उनको एजीएम की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जैसे कॉमर्शियल गाला धारक है तो प्लान जब पुटअप होगा तो उनकी सिग्नेचर सर्कुलर और 140 के हिसाब से उनकी सिग्नेचर लगेगी। तो ये हर मौके पे उनके एनओसीज की ज़रूरत होती है। अब सोसाइटी वाले क्या करते हैं कि लोगों को इत्तला नहीं करते, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और अपना काम कर देते हैं। मतलब कि आप करिए, कोई टेंशन नहीं, हम सबको संभाल लेंगे। इसीलिए विरोध पैदा होता है। क्योंकि दोस्तों, जब एक आदमी, मैं आदमी को छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम एक इंसान है, अगर हमारे एक शरीर में अगर कहीं मार लग जाए तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? उस मार लगी हुई चीज़ पे बार बार जाएगा। हम बार बार सोचेंगे इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसको दवा लगाए जल्दी ठीक हो। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है। जब आपको आघात होता है तब आपको समझ में आता है अरे ये कमेटी के लोग गलत कर रहे हैं। तो वो मौका आने का समय मत दीजिए। मैंने पहले बोला, एकता में ताकत है, यूनिटी बनाइए। अगर गलत है, अविश्वास प्रस्ताव लाइए, लोगों को समझाइए कि भाई ये गलत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हमें कार्यकारी मंडल में नहीं चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाइए, इलेक्शन लगवाइए, अच्छी निष्पक्ष लोगों को वहाँ बैठाइए। ऐसे लोगों को बैठाइए जो समझदार हो, जो पढ़े लिखे हो। और बिल्डर कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई समझदार व्यक्ति उस समय तक सोसाइटी के कमान संभाले जब तक कि बिल्डर का वहाँ काम चल रहा है। ये बात आप नोट करके लीजिए, वो कभी नहीं चाहेगा। ये हमेशा चाहेंगे कि हमारे सामने वो व्यक्ति बैठे जिसको हम जो बोले जहाँ साइन करें वहाँ साइन करवा लें।
तो डेवलपर अपना व्यापार कर रहा है और आपके लोग आपस में राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति को बढ़ावा दे रहा है डेवलपर। तो आप डेवलपर के विरुद्ध मत लड़िए। आपको अगर अच्छा ट्रांसपेरेंसी डेवलपमेंट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिल्डिंग कैसी बने, हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या डिज़ाइंस हो, हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए और बिल्डर को रूल के हिसाब से हमको क्या क्या देना चाहिए, तो आपको एक निष्पक्ष टीम लाना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर, जो लोगों के प्रति सोचे, लोगों के द्वारा सोचे और लोगों के लिए सोचे। तब आपका एक ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि सब उसी तरह होते हैं, कुछ होते हैं जो लोभ में पड़ जाते हैं। हर आदमी लोभ में नहीं जाता है। तो आपको सोचना चाहिए तो आपके विषय, आपके अंदर, आपकी जो टीम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों की सबको साथ में लेके चले। तो आप लोगों की कमेटी में ऐसे लोगों को लाइए ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करे और आगे चले। बिल्डर अपना काम करे, आप अपना काम करें। सोसाइटी का काम है लोगों को संभालना, लोगों की देखरेख, लोगों की सुविधाएं, लोगों के प्रॉब्लम्स। यहाँ तो सोसाइटी में बार बार बोलता हूँ कि सोसाइटी को सबसे पहले, जो सोसाइटी बनी उसको बोलो भैया सबसे पहले तो भाड़े के लिए रेगुलेशंस बना के रखो। बिल्डर हो चाहे नहीं हो, आप रेगुलेशन तैयार करो कि यदि भविष्य में भी होता है तो हम इतना भाड़ा यहाँ के लोगों को देना है। आप उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर समझो वहाँ डेवलपर्स नहीं है तो फिलहाल के लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब डेवलपर आता है तो सबसे पहले भाड़े का ठहराव निश्चित करो। दोस्तों, आपके पूरे सोसाइटी के लोगों के लिए ये सबसे अच्छा और सुनहरा पल होगा जब आप ठहराव कर लेंगे। तब बिल्डर आपसे चीट नहीं कर सकता कि नहीं भाई इतना भाड़ा नहीं दे सकता। नहीं, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एजीएम्स वगैरह होते हैं उसको मैंने पहले ही बताता हूँ। जैसे संसद में लोग बैठते हैं, मेजोरिटी देखी जाती, विधानसभा में लोग बैठते हैं, मेजोरिटी देखी जाती, वैसे जब एजीएम बैठता है तो वहाँ पे जो मेजोरिटी में जो चीज़ आती है वो प्रस्ताव पास करना पड़ता है उनको, और उस बात को कोई नहीं काट सकता है, कोर्ट भी नहीं काट सकता है। क्योंकि आपको अपने सोसाइटी के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है, जो ठहराव करने का पूरा अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, जो जायज़ है। और वैसे भी जो जहाँ लोग होंगे वहाँ तो जायज़ ही ठहराव होगा, नाजायज़ ठहराव तो होगा नहीं। तो वो पहले कीजिए। फिर उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों, मैंने बहुत लोगों से सुना हूँ, लोग कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो बिल्डिंग बनी नहीं, शेयर सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे। दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट बिल्डिंग से लेना देना नहीं होता है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट जो भागधारक सर्टिफिकेट होता है उससे बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। आप जिस दिन सोसाइटी में मेंबर बनते हैं 100 रुपया भर के, जो फीस है, ऑफिशियल फीस 100 रुपया है दोस्तों, ये पहले आप ध्यान रखिए। यहाँ तक कि आपकी सोसाइटी में आपने 100 रुपया भरा ही नहीं होगा, आपने भरा ही नहीं होगा 100 रुपया, तो आप मेंबर कैसे बने? आप मेंबर कैसे बने वो बताइए। आप अपने आप को सोसाइटी का मेंबर कैसे बोल सकते हैं? नहीं, सोसाइटी को बोलिए मेंबर फीस लीजिए, 100 रुपया मेंबरशिप लीजिए और 100 रुपये की रिसिप्ट दीजिए हमें कि मैं मेंबरशिप का, कि भाई सभासद शुल्क मैंने भरा हूँ। क्योंकि दोस्तों सोसाइटी कहाँ से खर्चे करेगी? सोसाइटी कहाँ से खर्चा करेगी? यदि आप पैसे देंगे तो उसी पैसे से सोसाइटी खर्चा करेगी। क्योंकि सोसाइटी में खाली मेंबरशिप नहीं होता है ना दोस्तों, सोसाइटी में आईजी रजिस्टर्ड बनाने पड़ते हैं, आईजी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका रेजुलेशन बुक होगी, मिनट्स बुक होगी, वो भी एजीएम की अलग होगी और मैनेजिंग कमेटी की अलग होगी, इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर होगा,
ये सब लाना पड़ता है। फिर स्टेशनरी है, लेटर हेड है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये जितने एक ऑफिस में चीज़ें होती है उस हिसाब से ये इनकी जो मेन चीज़ें जो बायलॉज है ये सब रखने के लिए इनको कपाट वगैरह रखना पड़ेगा कि नहीं? कैसे खोल के खुले में फेंक देंगे? भाई आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके बायलॉज है सोसाइटी की, जो बायलॉज आपको लाइफ टाइम काम करके आपकी सोसाइटी का बायलॉज क्या है, तब कहाँ आप ढूंढते फिरोगे? तो उस चीज़ को संभाल के रखने के लिए अलमारी लेना पड़ेगा। तो सोसाइटी को पैसे कहाँ से आएंगे? जब मेंबरशिप आएगी। मेंबरशिप क्या? नॉमिनेशन फॉर्म, फिर उसके बाद भागधारक में मैंने पहले कितनी बार बता चुका हूँ कि भागधारक में 50-50 के 5 शेयर लिए जाते हैं, 250 रुपया उसका होता है। फिर आपका नॉमिनेशन फॉर्म का जो भी रहेगा, समझो 100 रुपया है तो 100 रुपया, क्योंकि हम पैसे किसको दे रहे हैं? सोसाइटी को दे रहे हैं। बाकायदा आपको पावती मिलेगी उसकी, सोसाइटी पावती देती है। तो पावती वगैरह छपवाने में पैसे लगते हैं ना। तो दोस्तों सोसाइटी के पास दूसरी चीज़, बहुत लोगों को हमने ये सुना है कि जब तक बिल्डिंग नहीं मिलता मेंटेनेंस नहीं। मतलब बिल्डिंग आपकी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा, ना नॉमिनेशन होगा, ना शेयर सर्टिफिकेट होगा, ना आप मेंबर बनेंगे और ना ही आप मेंटेनेंस भरेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपकी जो सोसाइटी चलेगी कैसे, वो मुझे बताइए ना। नहीं दोस्तों, सोसाइटी जिस दिन रजिस्टर्ड हो जाती है या आपकी प्रपोज में भी सोसाइटी है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो अलग बात है कि जब आपको रूम अलॉटमेंट होगा तो आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा, उस समय मेंटेनेंस आपका लगेगा। आपके कितने लोग हैं उसके हिसाब से शेयर होगा कि भैया चलो आपके 500 लोग हैं तो 100 रुपया मंथली मेंटेनेंस में रखिए, क्योंकि वो 100 रुपया जब आपके पास आएंगे 500 लोगों के, तो वही पैसे जब बैंक में जाएंगे तो सोसाइटी अपना कार्य करेगी कि नहीं करेगी? तो सोसाइटी पैसे कहाँ से लाएगी? मैनेजिंग कमेटी का नियम है, उनको हर महीने मीटिंग लेना पड़ता है। प्रपोज सोसाइटी रहेगी तो हर महीने मीटिंग, हर 3 महीने में एक SDM लेना उनको। कहाँ से पैसे आएंगे? तो दोस्तों पैसे सोसाइटी के लिए तो आपको देने पड़ेंगे। ये नाजायज़ नहीं, जायज़ पैसे जो देने पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी किसी थर्ड पर्सन से पैसे लेके अपने बैंक में नहीं डाल सकती। उसको हिसाब बताना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए। समझिए बात को। आपको लगेगा बिल्डर दे देगा, नहीं दे सकता है। इवन जो पहली मीटिंग भी होती है ना, जहाँ पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं रहते लोगों के पास, तो पहली मीटिंग, इलेक्शन वगैरह जो भी है, ये झोपड़पट्टी पुनर्वास आदि अपने पैसे से करवाते हैं। और वो भी जो भी पैसे रहेंगे वो जो आने वाले डेवलपर या जो डेवलपर रहेगा उससे वसूल करते हैं। वो क्यों नहीं कहते कि सोसाइटी को दो आप? नहीं, सोसाइटी को अगर देंगे तो सोसाइटी हिसाब कैसे बताएगी कि भाई ये पैसे कहाँ से आए मेरे पास? क्योंकि आप किसी बाहरी व्यक्ति से पैसे नहीं ले सकते, आपके बायोलॉजी में है ही नहीं। मतलब आप किसी व्यक्ति से अगर पैसे ले रहे हो तो व्यापार कर रहे हो। आपके जो नियम है सोसाइटी के अंदर, बस उसी के आप पैसे ले सकते हो। आप अपने मेंबरों से एक ठहराव करके अतिरिक्त पैसे ले सकते हो, थर्ड पर्सन से नहीं। तो दोस्तों समझिए मेरी बात को। सबसे पहले तो आप अपनी पात्रता निश्चित करें, ये सबसे बड़ी। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने आपका घर अपात्र कर दिया, आप अपना डॉक्यूमेंट अगर आपका बराबर है, प्रायर टू डेटम लाइन है, तो आपकी पात्रता करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? लेकिन आप जितना जल्दी हो सके उसको करवाइए। तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि आप अपनी स्कीम में कंधे से कंधा लगा के चल सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है, पूछ सकते हो। अपात्र रहने पे नहीं पूछा जाता है। दोस्तों यही गलती मैंने किया है, यही गलती मैंने किया। देखो नादानी तो नादानी होती है, जब समझ में आता है तो पता चलता है कि शायद मैं गलत था। तो मैं आप बता रहा हूँ आपको, मैं उस समय गलत था, मुझे नहीं मानता। लेकिन मैंने ये नहीं किया था, मैंने तो सबसे पहले हर काम करके रखे थे। हमारे यहाँ 2010 में एनेक्सर बना, एनेक्सर पब्लिकेशन हुआ, मैंने ऑब्जेक्शन लिया, बाकायदा ऑब्जेक्शन लिया।
वो अलग बात है कि जो कंप्यूटर अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन सजेशन लेने के बाद भी कोई हियरिंग नहीं दी, डायरेक्ट एनेक्शल 2 फाइनल कर दिया। इस बात पे उनको मैं मंत्रालय तक ले गया था, भैया जब ऑब्जेक्शन सजेशन आपने लगाया है तो मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद मैंने अपनी पात्रता के लिए अपील भी फाइल किया और अपील फाइल करके छोड़ दिया मैंने। 2012 में फाइल किया, 2014 में फाइल किया, लेकिन मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे उस समय ध्यान में नहीं आया था कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक समय ऐसा आया कि हमारे झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में सेक्रेटरी भिसे साहब थे, मेरे अच्छे समझ लीजिए दोस्त की तरह थे। हमारी हमेशा मीटिंग्स होती थी, बात भी जो भी मुद्दे पे बात करता था। उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि ठाकुर मुझे एक बात बताइए, आप दुनिया का काम करते हो, पहले मुझे पूछा कि आप पात्र हो या अपात्र हो। बोले नहीं सर, मेरा तो नाम ही नहीं है नेक्शन में। बोले नाम ही नहीं है? बोले हाँ, मेरा नाम ही नहीं डाला है। तो बोले आप लड़ रहे हो? बोले नहीं, मैंने अपील फाइल किया है। बोले अपील फाइल किया खाली? अरे भाई, आप दुनिया का काम कराते हो, दुनिया को एडवाइस देते हो, कम से अपना तो करवाइए। मैं ये नहीं बोलता आप लड़ाई मत लड़िए, लेकिन आप और मजबूती से लड़ाई लड़िए। पात्र हो जाएंगे ना तो आपको कोई उंगली नहीं दिखा सकता है, क्योंकि आप मेंबर हो जाएंगे सोसाइटी का। तब मुझे वो चीज़ समझ में आई। और मुझे एक वर्ड और बोला था उन्होंने, लेकिन वो वर्ड जाने दीजिए, वो अच्छा वर्ड था, लेकिन उनके हिसाब से सलाह बड़ी अच्छी दी थी कि उस समय मेरी जो लड़ाई थी 2-2 3-3 बिल्डर से चल रही थी। तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था कि ठाकुर जी, आप इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, कभी खुदा ना करता कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आज आपके पास लोग आते सलाह लेने के लिए, तब आपका परिवार दूसरे के पास जाएगा अपनी पात्रता कराने के लिए। तो मुझे वो चीज़ काटने की तरफ चुभी कि शायद मुझे ऐसा लगा भिसे साहब ने मुझे बहुत सही गाइडेंस किया, बहुत सही गाइडेंस किया था मुझे। बहुत, मैं आज भी उनको याद करता हूँ। अभी भी शायद मंत्रालय में हैं, हो मंत्रालय में है, लेकिन मैं उनसे आज भी याद करता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे एक दिमाग में नहीं डाला हो तो शायद आज तक मैं पात्रता नहीं करवाता था, मैं लड़ते रहता था। तब मैंने भिसे साहब को बोला कि सर, अगली बार आऊँगा तो मेरी पात्रता लेके आऊँगा मैं। और उस समय तो हर डिपार्टमेंट मेरी पहुँच थी, चाहे जो भी डिपार्टमेंट, सब मुझे जानते थे। 15 दिन में मेरी पात्रता करवाया मैंने। 15 दिन में मैंने अपनी पात्रता करवाई, क्योंकि मैंने SIC से भी ऑर्डर्स ला के रखे थे मेरी पात्रता के विषय में, कि वहाँ मैंने चैलेंज किया था कि भाई घर अपात्र होता है या झोपड़ी धारक अपात्र होता है, तो उसका मुझे कॉपी दिया जाए। नहीं दिए थे, SIC में गए थे, उस समय रामन तिवारी जी थे। मैंने बोला सर, इन्होंने यहाँ पे लिखा है घर बंद है, नाम किसी का नहीं अपात्र, तो ये अपात्र किसको किए? झोपड़ी धारक को किए है, झोपड़ी को अपात्र किए? ये मैं पूछना चाहता हूँ, इनको बड़े डिटेल दो ना, ये कैसे एनेक्शल बनाने का तरीका है? ये एनेक्शल बनाने का तरीका है। अगर आपके प्रारूप में नहीं था तो आपको वहाँ पे नोटिस लगाना चाहिए था एरिया में कि भाई ये घर बंद है, यहाँ पे जो भी मालिक है वो 30 दिन के आगे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करे। लगाया आपने? नहीं लगाया, तो आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। तब रामन तिवारी जी ने ऑर्डर दिया था, इनका पूरा डॉक्यूमेंट है, इनका मैटर क्लियर करो, और वो ऑर्डर था मेरे पास। और 2016 में तब मेरी पात्रता मैंने कराया। तब मुझे समझ में आया दोस्तों कि मैं शायद, भले मैं हर चीज़ की लड़ाई लड़ा, लेकिन इस चीज़ में मैं नादा नहीं किया। 2010 से 2016 6 साल मैंने गंवाए, 6 साल मैंने गंवा दिए। और 2016 में जैसे ही मेरी पात्रता है, 2017 में मैंने भुसराडी भंग करवा दिया लड़के। आज समझ में कितना फर्क पड़ता है, कितना पावर आता है, आप समझिए ना। तो पात्रता होने के तो पावर आता है दो साथ के अंदर, तो मेंबरशिप का पावर है, सदस्यों में, तो आपको लड़ने का अधिकार बनता है, आपको बोलने का अधिकार बनता है।
आपको आवाज़ उठाने का अधिकार बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों पात्रता कराइए। मेरे हर वीडियो में देखिए यही बोलता मैं, चाहे कुछ भी हो, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी चल रहा हो, चलने दो, सबसे पहले मैं अपनी पात्रता कराऊंगा, फिर बाद में देखूंगा क्या करना है, फिर देखूंगा क्या करना है, फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो था 169 का, सर्कुलर 169 के विषय में मैंने आपको समझाया। और 169 की मैंने छोटी जानकारी, मतलब सर्कुलर के अंदर ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जो भी चीज़ें नॉर्मली थी मैंने बताया आपको, क्योंकि वो सिर्फ आपके एनेक्शल 2 बनाने से लेके, आपके इलेक्शन से लेके, आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने का, और यदि सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो जो भी प्रोपोज कमेटी बैठी है, नियोजित कमेटी जो बैठी कार्यकारिणी मंडल, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी 169 लागू है, क्योंकि उसको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट नहीं लगता है, उसको महाराष्ट्र को हाउसिंग जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट नहीं लगेगा 1960, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। और जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो गया, तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड हो गया तो जितने कानून है उनके ऊपर दबाव में आ गए, फिर उनको कानूनी तरीके से काम करना पड़ेगा, एक भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जितनी जल्दी हो सके आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराना है। और रजिस्टर कैसे कराओगे? जब दोस्त आप पात्र रहोगे, तो अपात्र रहोगे तो आप नहीं लड़ पाओगे। इसलिए मैं समझाता हूँ, पात्रता पहले। पात्रता बन गए, आपका अधिकार है, आप मेंबर बने, आपके पास एक अपनी मेजोरिटी बना सकते हो, आप कमेटी को गिरा सकते हो, किसी को ऊपर बढ़ा सकते हो, ये सब आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों सबसे पहले सोसाइटी के कार्य, सोसाइटी की नीतियाँ, उस चीज़ को समझना है आपको। तो अभी तो फिलहाल तो मैंने 169 के बारे में बताया, पात्रता के बारे में बताया कि पात्रता कितनी ज़रूरी है। तो ये पहले आप करा के लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, पात्रता के लिए भागिए, 2 महीना भागिए, लड़िए, लेकिन मेरी पात्रता नहीं शुरू नहीं होता, अपील फाइल कीजिए, करवा के लीजिए। और जिस दिन आप पात्र हो जाएंगे ना, तो सप्लीमेंट्री जिस दिन आपके हाथ में आएगा ना दोस्त, एक अलग ही अनुभव रहेगा आपके हाथ में। उस दिन आपको ये लगेगा कि आपके लाइफ की पहली जीत आपके हाथ में है, आपके लाइफ की पहली जीत आपके हाथ में आई है। तो पहले पात्रता, और जिसकी पात्रता हो चुकी है पहले से, वो लोग भी एक दूसरे को कोऑपरेट करें उनकी पात्रता कराने में। और जितनी पात्रता ज़्यादा होगी, उतनी आपके लोगों की सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपकी स्कीम में जितने लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए कि पूरी मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी स्कीम में जो 250 लोग हैं, तो 250 में जितने ज़्यादा पात्र होंगे उनके लिए, आपके लिए अच्छा है, आपकी मेजोरिटी बढ़ेगी। तो वो आप काम करिए और पात्रता के विषय में सोचिए। पात्रता के विषय मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस बनाए, बता भी दिया हूँ। जिसका भी अपात्र जोड़ पत्र 3-4 भरे, उस कैटेगरी में मैंने ये वीडियो में बताया। कैटेगरी जो दिया है 16/5/2015 का, 16/5/2018 का GR है। 16/5/2015 का जो GR है वो 2001 के पहले की झोपड़ों के लिए है, जिसमें जोड़ पत्र 3 भरा जाता है, और प्रपत्र अ, प्रपत्र ब, और साथ में उसको अटैच किया जाता है जोड़ पत्र 5। और जिन्होंने झोपड़ी 2000 के पहले की है लेकिन 2000 के बाद खरीदा है, तो उनको जोड़ पत्र 3, जोड़ पत्र 4 और 5 में भरना नहीं है दोस्तों, खाली छोड़ना है, वो ऑफिशियल है, वो ऑफिसर बनेंगे। और प्रपत्र अ, प्रपत्र ब ये भरना है। और ये जब आपकी पात्रता कंसीडर की जाएगी, तब आपको बोला जाएगा कि भाई आप ये रेसिडेंशियल का 40,000 और 60,000 कॉमर्शियल का ये आप शुल्क अदा करो, तो आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी। आपका पात्रता हो जाएगा, लेकिन उसमें लिखा जाएगा पैसे 40,000 किंवा 60,000 न भरला बोले अनिर्णित, मतलब अनडिसाइडेड है। तो उस समय आप ये पैसे भर के, उसका जो चलन है वो सब आपको सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 में या एनेक्शल 2 में आएगा कि आपने इतने इतने पैसे ये नंबर से, ये DD नंबर से आपने भरा है। तो ये पहले आप करवाइए। और उसके बाद जो 18 का है, वो 2001 से लेके 2011 तक के झोपड़ी जिनके हैं, उनके लिए 15/6/2018 का GR है। उसके अंदर जोड़ पत्र 3, जोड़ पत्र 4
5 और प्रपत्र अ प्रपत्र ब। लेकिन उसमें मैंने आपको बता दिया 5 नंबर किसी में भी नहीं भरना है, ब्लैंक ही लगाना है उसके अंदर। वो ऑफिशियल से ऑफिसर उसके अंदर अपने रिमार्क्स लिखते हैं कि आपके कितने डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या है, आपका वेरिफिकेशन हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो सब उसमें डिटेल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आज हमने बहुत ज़्यादा सर्कुलर्स वगैरह पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ सर्कुलर्स करते करते आप भी परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं एक जनरल चीज़ बताई, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आएगी, क्योंकि देखिए ये स्कीम है, ये स्कीम है। इसके अंदर आप बार बार बोलेंगे सर पिछली वीडियो में आपने समझाया था। अरे सर मैंने आपको समझाया था, आप समझ गए, लेकिन 10 का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए क्या करूँ मैं? उनको लिख के भेजता हूँ मैं कमेंट में, देखिए कमेंट पढ़िए, देखिए लिख के भेजता हूँ फलाना वीडियो देखिए, तो फिर कमेंट करते हैं सर इसके ऊपर एक और वीडियो बनाइए ना। तो सर मैं करूँ क्या? तो इसके लिए मैं मिक्स वीडियो कर रहा हूँ, ताकि हर चीज़ समझे। और ये मत समझिए कि वीडियो रिपीट हो रहा है तो इसको देखने लायक नहीं, देखना चाहिए। जानकारी कभी भी इंसान को धोखा नहीं देती, जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, मुझे फ़ोन करते हैं लोग, तो मुझे बोलते हैं कि सर आप जानकारी, एसआरई की जानकारी, आप इतनी जानकारी कहाँ से लेके आए? दोस्तों मैं जानकारी लेके नहीं आया सर, मैं खुद एक एसआरए हो गया हूँ, मैं खुद एक एसआरए बन गया हूँ। नहीं समझे? 1997 में इम्प्लीमेंट हुआ एसआरए। सर 2000 से एसआरए की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, टिल डेट, आज तक 24 साल। आप भी अगर किसी फील्ड के अंदर 24 साल देंगे ना, तो सर आप उसके मास्टर बन सकते हैं। तो शायद मेरी बात सही आपको लगेगी कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर 24 साल किसी एक ही चीज़ में एक्टिव रहे, वो तो उसका मास्टर बनेगा ही ना। तो मुझे 24 साल हो गए सर, 24 साल। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ ना, जो पुराने अधिकारी थे मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, और हकीकत रिस्पेक्ट आज भी देते हैं, ऐसी बात नहीं। जो मुझे जान जाता है वो मुझे रिस्पेक्ट आज भी देता है। अब जो नहीं जानता है तो भाई मैं क्या उसको ज़बरदस्ती तोड़ूंगा, बोलूँगा मुझे रिस्पेक्ट दो। और मुझे रिस्पेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे अधिकारों से मतलब है, अधिकार मिलने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारी जो भी मुहिम है यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके और आप भी जानकारी बढ़ाइए। और जिसको आप जानकारी देंगे ना, तो उसको बोले कि आप भी 2-4 आदमी को, 2 आदमी को और जानकारी दो, उनको भी जागरूक करो। तो दोस्तों एक जागरूकता बढ़ेगी, और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, लोगों की जागरूकता। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।